अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8। बेटा ज्योग्राफ़ी का हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 9 प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट। अब हमने जो है उसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना था जो कि पेज नंबर 137 पे था, अंडर डेवलप एरियाज़। यानी सबसे पहले हमने किया कि डेवलप एरियाज़ जो है वो 10 ममालिक का जिक्र किया कि जो कि डेवलप कंट्रीज़ हैं। अब अंडर डेवलप एरियाज़ कौन से हैं? अंडर डेवलपमेंट मीन्स दैट रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग प्रॉपरली मैनेज्ड और यूटिलाइज। अब वो कहता है कि अंडर डेवलपमेंट बेसिकली ये है कि जो आपके पास वसाइल हैं वो प्रॉपर तरीके से जो है मैनेज नहीं हुए, उनका इंतज़ाम नहीं हुआ या उनका इस्तेमाल जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, यानी सही टाइम पे उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। अब बेसिकली क्या है कि बाज़ दफ़ा हमारे पास वो चीज़ें मौजूद ही नहीं होती और बाज़ दफ़ा कम होती हैं और बाज़ दफ़ा हमारे पास बहुत ज़्यादा मिकदार में होती हैं। अब जब नहीं है तो उनको हमने पैदा करना है, जो कम है उनके लिए हमने उनको इस तरह से इस्तेमाल करना है कि वो हमारा काम भी हो जाए, वो हमारे लिए पूरा भी हो जाए और उससे फ़ायदा भी हम उठा लें और वो कम भी ना हो, ख़त्म भी ना हो। अब जो ज़्यादा है उसके लिए तो हमने हर हाल में जो है वो उसमें हम अपने आप को आराम से जो है वो कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं हर चीज़ को। लेकिन यह है कि उसके लिए भी यही है कि अगर ज़्यादा है तो तब भी उसको तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो ख़त्म नहीं होगा, वरना वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए बेसिकली हमारे पास जो वसाइल हैं, हमारे पास अगर कोई भी कुदरती वसीला है, हमारे पास जो जैसे कुदरती गैस है, हमारे पास एक वसीला है, उसको हमने बेदरेग यूज़ किया है जिसकी वजह से अब उसका ज़ख़ीरा हमारे पास कम हो रहा है। आपके पास घर में एक बजट होता है, आपके पास अगर आपके फ़ादर की आमदनी जो है वो तकरीबन अगर 10,000 है आपके मंथली उनकी आमदनी, तो अगर आपका खर्चा ज़्यादा भी है तो उसमें भी अगर आप 8,000 में अगर उसको पूरा कर लेते हैं, साथ में पूरा कर लेते हैं और आप ऐसा बजट बनाते हैं कि जिसमें आपकी फ़ैमिली ज़रूर सफ़र करती है लेकिन ये है कि आपको किसी से मांगना नहीं पड़ता और 1-2 हज़ार आप अपने मुश्किल टाइम के लिए बचा लेते हैं, तो दैट इज़ अ बैलेंस बजट। अब जो है बैलेंस होगा, रिसोर्सेज में बैलेंस होगा, वसाइल में बैलेंस होगा, अखराजात में बैलेंस होगा, उसको यूटिलाइज सही तरीके से करेंगे तो वो चीज़ आपको फ़ायदा देगी। लेकिन अगर आपकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, आपने एक तरीके से उसको मैनेज नहीं किया तो वो चीज़ आपके लिए नुकसान का बायस बनेगी। फिर आगे कहते हैं द फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट प्रोसेस कैन बी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब वो कहता है कि वो मसाइल या वो चीज़ें जो मुतासर करती हैं अंडर डेवलपमेंट के काम को, यानी डेवलप नेशंस जो हैं उनके मुकाबले में जब डेवलपमेंट को हम देखते हैं तो जो अफेक्ट होती हैं नेशंस वो इंटरनली भी होती हैं और एक्सटर्नली भी। इंटरनली आपके मुल्क के हालात ठीक नहीं है, आपके वसाइल इतने ज़्यादा नहीं है, आपके लोगों की तालीम, पेशा वराना तालीम कम है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप जो है उन वसाइल की कमी का शिकार हैं कि जो आगे चल के इंडस्ट्रीज़ या प्रोग्रेसिव वर्क के लिए यूज़ हो सकते हैं। फिर उसके बाद ये है कि इंटरनली आप के मुल्क में टेररिज्म ज़्यादा है, आपकी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, तो कैसे सरमायाकारी हो सकती है, कैसे कोई कारोबार हो सकता है, कैसे कोई बेहतरी आ सकती है? आप ख़ुद अंदर स्टेबल नहीं है तो आप किसी दूसरे को क्या सिक्योरिटी दे रहे होंगे? एक्सटर्नल लेवल पे क्या होता है कि बाहर के ममालिक आपको इन्फ्लुएंस ना करें, आपको आपकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको अफेक्ट ना करें, और उसके अलावा एक्सटर्नली आपके हालात ऐसे हों कि दूसरे ममालिक के साथ जंग या इस तरह के हालात ना हों ताकि आपके मुल्क में स्टेबिलिटी हो, लोग कारोबार के लिए आएँ। Underdeveloped nations are characterized by the widely disparity between their rich and poor populations and unhealthy balance of trade। अब वो कहता है कि जो तरक्की पजीर ममालिक होते हैं, यानी जो तरक्की कर रहे होते हैं, उनको कैटेगराइज़ किया जाता है, उनकी दर्जाबंदी ऐसे की जाती है कि उनके जो वाइड डिस्पैरिटी है, यानी उनमें सबसे ज़्यादा जो मायूसी की हालत है वो अमीर और गरीब का जो फ़र्क हमने किया वो है। जो हमारी अमीर पॉपुलेशन है वो इंतहा दर्जे पर आगे जो है वो अपने लिमिटेशन से आगे जा रही है, और जो गरीब है वो बेसिक नीड्स को भी तरस रहा है। तो इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है और अनहेल्दी बैलेंस ऑफ ट्रेड है, यानी तिजारत जो की जा रही है उसमें भी ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जिसकी वजह से आपका जो छोटा तबका है, जो आपका निचला तबका है, उसको कोई प्रॉफिट हो, फ़ायदा हो। वो जो है जो आपके ऊंचा तबका है या आपका ऑनर है उसी को ही फ़ायदा हो रहा है। फिर उसके बाद है एग्जांपल्स ऑफ अंडर डेवलप कंट्रीज़, यानी जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनकी मिसालें क्या हैं? इथोपिया है, माली है, सोमालिया, युगांडा है, अफ़गानिस्तान है,
और हेटी है। ये 6 ममालिक ऐसे हैं कि जो अभी भी प्रोग्रेस लेवल से बहुत लो हैं, यानी ये बिल्कुल ही पसमानदा ममालिक में आते हैं और जहाँ पे तरक्की का लेवल बहुत कम है, जहाँ तरक्की के हवाले से अगर सोचा जाए, रोज़गार, पढ़ना लिखना और इन चीज़ों के हवाले से लोग बेसिक नीड्स ही उनके पास नहीं है, उनका खाना, उनका खुराक, उनकी रिहाइश की ज़रूरियात उनके पास मुयसर नहीं है। The problems in some developed countries are becoming worse because natural and man-made disaster affect economic and social progress of these nations. और वो कहता है कि प्रॉब्लम इन सम डेवलप्ड कंट्रीज़, जो तरक्की याफ्ता अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं या जो पसमानदा ममालिक हैं, उनमें बहुत बुरी होती जा रही हैं, वर्स होती जा रही हैं। और नेचुरल या मैन मेड डिज़ास्टर जो हैं, यानी इंसान के लाए हुए आफात या अल्लाह ताला की तरफ से जो कुदरती आफात हैं, उन्होंने मईशत को तबाह किया है और जो हमारी माशती प्रोग्रेस है कौम की, उसको तबाह किया। नेचुरल क्लाइमेटीज़ जो हैं, कुदरती आफात तो अल्लाह ताला की तरफ से होगा, ज़ल्ज़ला होगा, सैलाब आ जाएगा, सुनामी आ जाएगा, कोई तूफ़ान आ जाएगा, लेकिन ये है कि वो रोज़ का रोज़ नहीं हो रहा होता। जबकि मैन मेड डिज़ास्टर क्या है हमारा, हमने अपने ऊपर जो जंग अगर कोई मुसल्लत की हुई है, जैसे अफ़गानिस्तान वगैरह जैसे ममालिक हैं, तो ऐसे ममालिक में कभी प्रोग्रेस जो है वो नहीं होती या बहुत स्लो होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास के जोग्राफिक फ़ीचर्स दैट प्रमोट डेवलपमेंट। अब जोग्राफिक फ़ीचर्स क्या हैं, बेसिकली जोग्राफियाई तौर पर हमारे हदोहाल क्या हैं कि जो कि डेवलपमेंट को तरक्की देने को जो है वो आगे फ़रोग देते हैं। जोग्राफिक फ़ीचर्स लाइक क्लाइमेट, फ़िज़िकल रिलीफ। अब वो कहता है कि जो जोग्राफियाई अवामिल हैं और उसमें जो आबो हवा है, फ़िज़िकल रिलीफ है और टाइप ऑफ सॉइल है, यानी हमारी मिट्टी की क्या हालत है, यानी क्या वो फर्टाइल है, अगर फर्टाइल है तो उसमें से हम कितनी ज़राअत कर रहे हैं। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, और किसी मुल्क में कितने ज़्यादा मादनियात पाए जाते हैं, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग डेवलपमेंट, वो तरक्की को फ़रोग देते हैं। अब मिनरल्स, ये तमाम चीज़ें वो चीज़ें हैं कि क्या अगर वो पाए उस मुल्क में मौजूद हैं तो वो किस हालत में है, यानी क्या वो इतनी क्वालिटी उनकी ऐसी है, उनकी इतनी अच्छी क्वालिटी है कि वो जो है वो बैनुल अक़वामी मेयार पे पूरा उतरते हों, तो तब आप तरक्की कर सकेंगे। सिर्फ मिनरल्स का होना मानी नहीं रखता। फिर आगे नेक्स्ट है क्लाइमेट। सबसे पहले आबो हवा आ जाती है, आपका मौसम आपके कैसे हैं, आपकी कैसी आबो हवा है जो कि फेवरेबल है आपकी तरक्की करने के लिए। यानी क्लाइमेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जोग्राफिक रीजन्स ऑफ द फीचर्स ऑफ प्रमोटिंग डेवलपमेंट। आबो हवा बहुत अहम किरदार अदा करती है किसी भी इलाके की तरक्की के लिए। रीजन्स एंड कंट्रीज़ वेयर क्लाइमेट इज़ मॉडरेट आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पुल फैक्टर्स फॉर मैनी लोकल एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब वो कहता है कि क्लाइमेट जो है वो जिन इलाकों में मॉडरेट है या मुतदिल है, तो वो इलाके जो हैं वो ऐसे ऑफ द पुल ऑफ फैक्टर्स मैनी लोकल एंड फॉरेन इन्वेस्टर, जो ज़्यादातर इलाकाई या बैनुल अक़वामी सरमायाकार होते हैं, वो हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में काम नहीं करना चाहते हैं। हाई और लो टेम्परेचर, जहाँ पे दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है या बहुत कम होता है, यानी बहुत गर्मी होती है या बहुत ठंड होती है। एंड चेंजेस ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर आर कंसिडर्ड लेस फेवरेबल फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। और कुदरती आफात जहाँ पे ज़्यादा आती हैं वो भी तरक्की करने की सरगर्मियों में रुकावट डालती हैं, इसलिए वो वहाँ पे भी सरमायाकारी नहीं हो सकती। लेकिन हम मोस्टली अगर दुनिया के ममालिक को देखें तो उसमें जिन ममालिक में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, जैसे कनाडा वगैरह या ये ममालिक हैं जहाँ पे बेइंतहा दर्जे की ठंड होती है, सिर्फ 4 महीने थोड़ी सी हल्की गर्मी होती है, तो बाकी तमाम टाइम वो जमा रहता है। टंड्रा कहलाते हैं वो इलाके। तो ये इलाके जो हैं वहाँ पे भी लोग तरक्की करते हैं, वहाँ पे भी लोग काम करते हैं। सिर्फ ये है कि अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से मैनेज करते हैं और फिर उन तरीक़ों को सही तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं उन चीज़ों को, और ऐसी एनवायरनमेंट पैदा करते हैं कि बाहर से जाकर लोग वहाँ पे काम करते हैं और जो है सरमायाकारी करते हैं। ऐसा माहौल जब आप देंगे तो ख़ुद ब खुद लोग सरमायाकारी के लिए आएंगे। ठीक है। अब जो है आगे नेक्स्ट है फिज़िकल रिलीफ है, यानी तबी जो है जो हदोहाल हैं वो क्या हैं। इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल फीचर दैट प्रमोट्स डेवलपमेंट। यूजुअली प्लेन एरियाज हैविंग easy transportation and communication facilities are suitable for the construction of industries, houses, hospitals and agriculture activities as compared to hilly areas.
अब वो कहता है कि बेसिकली अगर देखा जाए ज़मीन के खदोखाल के हिसाब से कि वो किस तरह से उसके फीचर्स हमें किस तरह हेल्प आउट करते हैं, तो बेसिकली जो प्लेन या मैदानी इलाके होते हैं वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन यानी गाड़ियों का आना जाना, कम्युनिकेशन, राब्ते जो होते हैं वो बहुत आसान होते हैं। लेकिन जो पहाड़ी इलाके होते हैं उनमें बहुत मुश्किल होता है, यानी आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपका तिजारती सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और रास्ते ऐसे दुश्वार गुजार रहे हैं कि आपका सामान वहाँ पहुँच भी सकता है या नहीं, या बर्फ़बारी हो रही है, रास्ते बंद है, आपका कितने दिनों तक सामान जो है वहाँ पे रुका रहेगा, वहाँ पे भी आप तिजारत नहीं कर सकते। उसके अलावा मवासलात का निज़ाम नहीं होगा तो एक दूसरे के साथ आपका रब्ता नहीं होगा, तो आपकी कम्युनिकेशन लेस होने की वजह से इंक्रीज़ जब नहीं होगी तो तब भी आप अपनी तिजारत नहीं कर सकते। ठीक है, फिज़िकल फीचर्स जो है वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर उसके बाद टाइप ऑफ सॉइल, यानी हमारी जो ज़मीन है वो कैसी है। द थर्ड इंपॉर्टेंट जोग्राफी फीचर दैट प्रमोट्स डेवलपमेंट इज़ द टाइप ऑफ सॉइल। अब वो कहता है कि तीसरा बड़ा और अहम जोग्राफिकल फीचर जो है वो बेसिकली मट्टी जो है हमारी कैसी है, सॉइल कैसी है। सॉइल्स हैविंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। अब वो कहते हैं हमारी ज़मीन जो है उसमें काफ़ी मिकदार में लाजमी या ज़रूरी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग़िज़ाइयत होती है, सप्लाई ऑफ वाटर, पानी होता है, एंड मॉइस्चर और नमी होती है। रिटेनिंग एबिलिटी इज़ कंसिडर्ड फेवरेट फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, जो कि ज़राअत के काम करने के लिए जो है वो फेवरेबल होती है। अब ज़मीन कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले फर्टाइल होनी चाहिए, उसमें बेसिक न्यूट्रिएंट्स होनी चाहिए जिसमें पौधे ग्रो कर सकें। फिर वो सॉफ्ट होनी चाहिए। फिर उसके अलावा मट्टी के अंदर मॉइस्चर होना चाहिए, यानी उसमें वो इतनी सलाहियत हो कि वो पानी को अब्जॉर्ब करती हो, उसको अपने अंदर जमा करके रखती हो और पौधे उसमें ग्रो कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद पानी की फराहमी, ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से जो बारिशें हो रही होती हैं या पानी हम वैसे भी लगा रहे होते हैं नहरों के ज़रिए, तो वो तमाम चीज़ें अवेलेबिलिटी होगी तो तब हमारी फसलें अच्छी होगी और हमारी मट्टी, सबसे पहले बेसिक चीज़ फर्टिलिटी होगी तो तब जो है हमारी ज़राअत अच्छी होगी। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, मादनियात की दस्तयाबी। द फोर्थ इंपॉर्टेंट जोग्राफिक फीचर दैट प्रमोट्स डेवलपमेंट इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स। अब वो कहता है कि चौथा जो अहम जोग्राफियाई फ़ीचर है वो ज़्यादातर ये है कि वो प्रमोट करता है तरक्की को, इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, यानी ज़्यादातर जो आपके मादनियात हैं वो दस्तयाब होने चाहिए। रीजन्स रिच इन मिनरल रिसोर्स लाइक कोल। अब वो कहते हैं वो इलाके जो कि ज़्यादातर मादनियात में रिच हैं, उसमें कोयला है, गैस है, क्रूड ऑयल है, गोल्ड एंड अदर प्रीशियस मेटल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन देयर डेवलपमेंट। तो वो तमाम चीज़ें जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, यानी जो बेसिक चीज़ें हैं जिनके ऊपर दुनिया चल रही है वो कोयला है, गैस है, मादनी तेल है और सोना है। तो ये जितना ज़्यादा जिस मुल्क में होगा उतना ही ज़्यादा उस मुल्क का रोज़गार अच्छा होगा, वसाइल अच्छे होंगे, रिसोर्स अच्छे होंगे और दुनिया उस चीज़ को फिर जो है वो आगे उसकी प्रोग्रेस के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए जो है वो उस चीज़ के लिए बहुत मैटर करता होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।